हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज यह मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ये वक्फ संशोधन विधेयक पर है, जिसे बजट सेशन के दूसरे चरण में आगे पेश किया जाना है। आप सभी लोगों को पता होगा, पिछले साल सितंबर में इस विधेयक की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद की, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल थे। इसमें 31 सदस्य थे चेयरपर्सन को लेकर के, और इस कमेटी ने कई सुझाव दिए थे। विरोधी दलों ने तो वक्फ विधेयक के विरुद्ध ही सारे सुझाव दिए थे, जबकि 14 सुझाव सत्तारूढ़ दल के लोगों ने दिया था या उनको सपोर्ट करने वाली पार्टियों ने दिया था। उन सबको तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जो 44 सुझाव थे विरोधी दलों के, उनको खारिज कर दिया गया। बहरहाल, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के हाय तौबा क्यों मचा हुआ है। दरअसल यह 1995 के अधिनियम में संशोधन करता है। उस समय नेचुरल जस्टिस का माहौल बनाया गया था कि भाई, ट्रिब्यूनल के फैसले, जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल होगा या अधिकरण होगा, उसके फैसले के विरुद्ध उसी में अपील की जा सकेगी। यानी जाहिर है, मुस्लिम समुदाय कभी भी मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध जो है कोई फैसला नहीं देगा, ये बात तय थी। साथ ही उसमें डीएम की कोई भूमिका नहीं थी सर्वेयर के रूप में। सर्वे भी ट्रिब्यूनल का आदमी ही करेगा, वो भी कोई मुस्लिम ही होगा। और मुतवल्ली, जो कि इसका प्रशासक था, वो कोई सरकारी आदमी होना था, जिसको लेकर के विष्णु शंकर जैन, जो कि एडवोकेट हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, कई विवादास्पद मंदिरों का मामला देख रहे हैं। उनका कहना ये है कि भाई, मुतवल्ली को क्यों सरकारी नौकर के रूप में वहाँ अपॉइंट किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, मुतवल्ली जो कि मुख्य प्रशासक होना था इस संपत्ति का, इसको लेकर के भी उस अधिनियम में, 1995 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि इसका खर्चा सरकार वहन करेगी। साथ ही ये भी बात थी कि भाई ऐसा है, वक्फ जब चाहे जिस संपत्ति को बिना डॉक्यूमेंट के अपना घोषित कर सकता है, यानी वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। आप जानते हैं, वक्फ या इनाम ऐसी संपत्ति चल अचल होती हैं जो गॉड को समर्पित होती हैं, और जिनका उद्देश्य गरीब मुसलमानों की सेवा करना, यतीम लोगों की सेवा करना है। चाहे उनका शादी ब्याह गरीब लड़कियों का कराना हो, चाहे गरीब लोगों को पढ़ाना लिखाना हो, चाहे चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना हो, या उनको उनको और सुविधाएं देनी हो घर द्वार से संबंधित, ये सारा काम वक्फ करता है। लेकिन वक्फ ने माफिया पैदा किया भारत में। रेलवे और सेना के बाद, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें दरअसल वक्फ के पास ही हैं। 8,70,000 ज़मीनें हैं, जो कि तकरीबन 8.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई हैं। दूसरे शब्दों में, वक्फ बोर्ड को या वक्फ परिषद को ऐसा करने के लिए, किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देना था। जबकि अगर आपके मकान में कोई किराएदार 12 साल तक लगातार रह जाता है, और अगर वह मकान मालिक कोई आपत्ति पत्र दाखिल नहीं करता है, तो ऐसी दशा में वह किराएदार उस संपत्ति का मालिक बन जाता है, उस संपत्ति को हड़प सकता है, अपना सकता है। दूसरे शब्दों में, किराएदारी के मामले में तो ये नियम है। लेकिन वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड का जहाँ तक सवाल है, यानी केंद्र में अगर वक्फ परिषद मान ली जाए, राज्य में वक्फ बोर्ड मान लिया जाए, जो कि ट्रिब्यूनल का भी काम करते थे, तो इससे बिल्कुल अलग नियम था। वो बिना डॉक्यूमेंट के किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकते थे, और उसे अपना बता सकते थे, उस पर दावेदारी कर सकते थे।
वास्तव में जो वर्तमान संशोधन विधेयक है, इसमें दो बड़े सुधार किए गए। एक तो महिलाओं को आवाज़ दी गई है, तो क्या महिलाओं को इसमें शामिल करना गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में महिलाओं की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए, और यही जेंडर जस्टिस भी है। तो जेंडर जस्टिस करने की कोशिश की गई है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सर्वेयर बनाया गया। किसी थर्ड पार्टी को सर्वेयर बनाएंगे तभी तो काम चलेगा। वो डॉक्यूमेंट वगैरह की जांच करेगा। भाई ऐसे हवाई किसी संपत्ति पर दावेदारी आप थोड़े कर सकते हैं। तब तो कल को आपके घर पर भी, हमारे घर पर भी किसी की दावेदारी हो जाएगी कि भाई यह वक्फ की संपत्ति थी फलनवा काल में, और इसके तहत उन्होंने तमिलनाडु में किसी मंदिर की ज़मीन पर अपना दावा ठोक दिया था। सतारा में, सूरत में वहाँ अपना दावा ठोक दिया था, और भी बहुत सारे क्लब के ऊपर अपना दावा ठोक दिया था। अभी हाल में एक हेरफेर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, त्रिवेणी में, वो भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। तो इस तरह से तो समूचे देश में किसी भी मामले में किसी भी संपत्ति को वक्फी संपत्ति घोषित कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अब वक्फ किसी भी संपत्ति, चाहे वो भले बंजर जमीन हो या ऊसर जमीन हो या रेगिस्तानी जमीन हो, उसको अपना घोषित नहीं कर सकता। उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, तभी अपना वो किसी संपत्ति पर अपनी दावेदारी कर सकता है। जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के नेता हैं, उनका कहना है कि 90% मामले में तो वह पास अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ही नहीं। और दूसरे शब्दों में आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले या 400 साल पहले कोई संपत्ति मुसलमानों की थी या वक्फ की थी, इसको लेकर के उनके पास कोई भी दस्तावेजी अभिलेख नहीं है, सब हवाई है। इस प्रकार से उनकी दावेदारी सब हवाई है। वो किसी भी चीज़ पर जो दावेदारी कर रहे हैं, वो दावेदारी जो है वो बिल्कुल उचित नहीं है। तो इसमें DM को सर्वेयर बनाया गया है। और तीसरा भी एक बदलाव है इसमें कि अब ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी या सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, और हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसा कि पहले से संवैधानिक व्यवस्था है। इस प्रकार से इसमें कोर्ट का दरवाज़ा भी खोल दिया गया है। तो नेचुरल जस्टिस या जस्टिस के मामले में मुझे नहीं लगता कि ये विधेयक कहीं से भी गलत है। ये दूसरी बात है कि गरीब मुसलमानों को इससे लाभ नहीं हो रहा था। केवल कुछ मुस्लिम माफिया ही इसका लाभ उठा रहे थे, जो वक्फ की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा करके अपनी दुकान वगैरह बना करके उस पर किराया लेते थे। उनका क्या जा, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना ही नहीं है तो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देते थे, और कुछ उलझुल तर्क दे करके ट्रिब्यूनल के सामने, चूँकि ब्रदर उनके वहाँ बैठे होते थे, यानी कोई मुस्लिम ही वहाँ ट्रिब्यूनल को हेड कर रहा होता था, तो उलझुल तर्क दे कर उससे अपना काम करवा लेते थे। मुतवल्ली भी कोई मुस्लिम ही होता था, वो भी अपने धर्म के हिसाब से ही काम करता था। इस प्रकार से मुल्लाओं और जो मौलवी लोग हैं, इन लोगों की बल्ले बल्ले थी। अब मदनी जो परिवार है उधर देवबंद का, उसके लिए भी बल्ले बल्ले थी। लेकिन इस संशोधन विधेयक ने ला करके सब एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब कर दिया। देखना है आगे इसमें क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।